नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। तो सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का कूट रचित वीडियो वायरल करने के मामले में सियासत गर्माती जा रही है। वीडियो को वायरल कर छेड़छाड़ करने के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत 12 लोगों पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई भाजपा की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर किया है। पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर में 11 लोगों को आरोपी बनाया है, जबकि दूसरी एफआईआर में दिग्विजय सिंह आरोपी है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक दिग्विजय को मानहानि, कूट रचना समेत अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ कल बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी। इसमें बताया गया कि 21 जनवरी साल 2020 को शिवराज सिंह ने खुद का 2 मिनट 19 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया था, लेकिन आरोप है कि दिग्विजय ने कूट रचना करते हुए, काट छाट करते हुए 9 सेकंड का ही वीडियो जारी किया था। इस मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज भोपाल नेहरू नगर मंडल में दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह को जेल भेजने की मांग की। वहीं अपने खिलाफ दर्ज केस को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीडियो किसने एडिट किया है ये भी जांचना चाहिए। उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने यह कहा है कि पिता का उन्होंने बचाव किया और सरकार को घेरा। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जयवर्धन ने ट्वीट करते हुए कहा कि शराब नीति को चित्रार्थ करता हुआ वीडियो क्या आया, अफवाह उत्पादन करने वालों की सांसें फूल गई। क्या कहा क्या नहीं कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा और इस पूरे मामले को बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स बताया। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी दिग्विजय से डरती है, इसलिए ये सब कर रही है। इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को घेरा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह चरित्र हत्या की राजनीति और डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो पहले भी जमुना देवी और कई दलित नेताओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि उनके कर्मों के कारण एफआईआर हुई है। उन्होंने कांग्रेस डुबोई, राहुल गांधी को डुबोया और अब खुद डूबने आ गए। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें यह भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया किसने है, सोर्स क्या है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह भक्त जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी का वीडियो एडिट करके झूठा चलाया और रोज जिस प्रकार के झूठे फेक न्यूज़ डालते हैं, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी। उन्होंने रीट्वीट किया है, ट्वीट कहीं से आया था और दूसरा जब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से हटा लिया तो कोई उन पर कार्रवाई या केस बनने की उचित नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी से घबराती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री जी के उस वीडियो को वायरल किया, ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। और दिग्विजय सिंह जी क्या ऐसा जो भी जब भी करेगा उस पर एफआईआर होगी, जांच होगी, होना भी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। कांग्रेस शुरू से ही अनुसूचित जाति की विरोधी रही है, जनजाति की विरोधी रही है। ये सामंती मानसिकता और सामंती सोच की पार्टी है, इसलिए ये कभी गरीब हरिजन का भला नहीं कर सकती। उनके हर अपराध की जांच करने के लिए दिग्विजय सिंह तैयार हैं। उनने जितने पाप किए, जितने झूठ किया, जितना भ्रम फैलाया, शिवराज जी के बयान को काट छाट करने का अपराध वो दिग्विजय सिंह जी आपने किया है, उस अपराध की सजा आपको मिलेगी। इंदौर कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं पर 188 के तहत लगे मुकदमे को खत्म करने की मांग की। इस पर डीआईजी ने आश्वासन दिया है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल शहर अध्यक्ष के साथ 2 विधायक सराफा थाने में 188 मुकदमे के तहत जमानत के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ कांग्रेस के 11 कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस ने सभी 11 कार्यकर्ताओं पर 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पर शहर अध्यक्ष ने 2 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आने पर सभी अधिकारियों को देख लेने की चेतावनी भी दी है। लगभग हमारे कांग्रेस के 11 साथियों का मुकदमा दर्ज किया। उसके लिए हम अभी डीआईजी साहब से चर्चा करने आए थे और उन्होंने मांग करी है
कृपया ये झूठा प्रकरण जो आपने कल लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं में से तत्काल रूप से उसको हटाया जाए। समय समय की बात है, 2 महीने बाद सरकार हमारी वापस बन रही है। किस किस अधिकारी ने, किन किन ने, हम सब देख रहे हैं। हमको भी आता है हिसाब करना, हम हिसाब पूरा चुकता करेंगे। और अलग अलग जगह पे जहाँ भी इस तरह का उल्लंघन हुआ है वहाँ पर इसमें इस तरह की कार्रवाई की गई है। उस संबंध में कुछ लोगों ने अपनी जनप्रतिनिधि अपनी बात रखी थी और उनके तथ्यों को देखा गया। और बाकी पूरे मामले की जो जांच है उसमें एसपी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन की सांची विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिग्विजय सिंह को इंटरनेशनल झूठा तक करार दे डाला। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं और किसानों को ठगने का काम किया है। जो काम अधूरे रह गए हैं वो प्रभुराम चौधरी जी के नेतृत्व और गौरी शंकर शेजवार के मार्गदर्शन में पूरे किए जाएंगे। सभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी। पूरे देश में अभियान हाथ में लिया कि कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र लेकर घर घर जाएंगे। तो आज हम उस घर संपर्क अभियान में आए हुए हैं। कांग्रेस के जो मित्र थे ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में, जब उनको लगा कि विकास के काम नहीं हो रहे, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया है, तब उन्होंने तय किया कि अब हमको इस सरकार में नहीं रहना। और आगामी समय में मित्रों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार के काम इस क्षेत्र के लिए जनता की जरूरत होगी, उन कामों की छड़ी इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस मेगांव के अंदर, रायसेन के अंदर और सांची विधानसभा के अंदर हर कीमत पर माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और हम सब लोग मिलकर के इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर चंबल की सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर आज पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर ग्वालियर चंबल के नेताओं के साथ उनकी चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मंत्री तरुण भनोट, बाला बच्चन, पीसी शर्मा, जीतू पटवारी भी शामिल हुए। बैठक में ग्वालियर जिले में 3 विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के नाम पर रायशुमारी का काम जोरों पर है। चंबल में आज ग्वालियर की जो 2 सीटें उसमें मीटिंग है, उसमें जो भी वरिष्ठ नेता वहाँ के हैं और कार्यकर्ता उन सबको आमंत्रित किया गया है। और 20-25 लोगों ने जो पहले दे दिए होंगे अपने बायोडाटा, वो कल और दिए। मतलब एक सीट के लिए इतने लोगों का आना ये उत्साह बताता है कि कांग्रेस में उन सीटों पर लड़ने का इतना उत्साह। उपचुनाव की सरगर्मी और कोरोना काल के बीच पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने 22 बागी विधायकों को घेरने के लिए अब बागी विधायकों के घर चूड़ी भेजने का कार्यक्रम बनाया है। कांग्रेस ने अभियान को लोकतंत्र बचाओ अभियान का नाम दिया है। इसके अलावा झांसी की रानी के बलिदान दिवस को भी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जा रही है। कि जब ये सरकार को धोखे से गिराया गया और जनता के मतों को धोखा दिया गया, मतों की अवहेलना की गई, तो बहुत सारी विधानसभाओं से आम लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अपना गुस्से का प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमें एक ऐसा बैनर चाहिए कि हम इस 22 लोगों को किसी भी सूरत में जो जनता के मतों का मंदिर है वहाँ ये लोग नहीं पहुँच पाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, वहीं कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल और इंदौर से जुड़ रहे हैं। भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं इंदौर से दीपक यादव। सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल का, बात करेंगे नवीन से। नवीन, आपने देखा कि किस तरह से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। आज उन्होंने कई सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर नहीं आया। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ की बात की जाए तो लगातार कौन से प्रत्याशी होंगे उनको लेकर के रायशुमारी की जा रही है। देखिए आकांक्षा, मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। चूंकि मध्य प्रदेश में पिछली सरकार कांग्रेस की रही, मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे, उनकी सरकार को 3 महीने पहले गिरा दिया गया। आरोप
कांग्रेस की तरफ से ये लगाए गए कि बीजेपी के तमाम जो बीजेपी का नेतृत्व है उन्होंने और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर उनकी सरकार को गिराया है और ये एक षड्यंत्र के साथ गिराया गया, लिहाजा वो सत्ता में वापसी करेंगे चूंकि उन्होंने 1.25 साल की सरकार में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और इसी आधार पर वो वोट भी मांगेंगे और सत्ता में दोबारा वापसी करेंगे। अब चूंकि बीजेपी ने 3 महीने पहले सत्ता हासिल की है और सत्ता में एक बड़ा कमबैक किया है 1.25 साल के भीतर ही, तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है कि कहीं वोटर्स के बीच में या मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों के बीच में यह मैसेज ना जाए कि बीजेपी ने षड्यंत्र किया है। सिंधिया समर्थक विधायकों ने कमलनाथ का साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी वहां सुनवाई नहीं हो रही थी। तो दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही नेताओं को साबित करना है और दोनों ही अपने अपने तरीकों से लगातार इस कोशिश में हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक आगाज कर दिया है चुनाव का। आज सागर गए थे, सागर के माफ कीजिएगा रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर आज उन्होंने एक बड़ी सभा की है। इस दौरान उनके साथ जो बीजेपी से जो अगले प्रत्याशी होने वाले हैं सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कमलनाथ सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री, वो भी आज साथ में थे। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी थे। सीधे तौर पर कमलनाथ सरकार पर हमला बोला और ये बताया कि प्रभुराम चौधरी ने पार्टी इसलिए छोड़ी चूंकि वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी और वो मंत्री रहने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरीके से बीजेपी ने एक शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने हाल में एक वर्चुअल रैली भी की थी, मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था और पार्टी से जोड़ने की कोशिश भी की थी। इस बीच में लगातार कांग्रेस भी इस कोशिश में है कि इन 24 सीटों में से 18 से 20 सीटें जीती जाए। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कोशिश में है और लगातार बैठक कर रहे हैं, अपने खास जो उनके विश्वस्त साथी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं और हर विधानसभा सीट को लेकर गुणागणित लगा रहे हैं कि कौन यहां से प्रत्याशी होगा। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से ग्वालियर चंबल में लीडरशिप नहीं बची है, कोई दूसरा चेहरा नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई विकल्प नहीं बचा है। इस लिहाज से बहुत जरूरी है कांग्रेस को कि सबसे पहले वो एक चेहरे की तलाश करे जो पार्टी को जीत दिलाए। तो इसी लिहाज से आज एक बड़ी बैठक हुई है। हालांकि बैठकें रोज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ले रहे हैं पीसीसी चीफ होने के नाते। तो आज ग्वालियर चंबल के तमाम दावेदार, तमाम प्रत्याशी आज कमलनाथ से मिलने पहुंचे थे और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर रायशुमारी भी हुई है कि क्या पैमाने होंगे टिकट के और कौन काबिल आदमी है, कौन काबिल शख्स होगा जिसको कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए और सत्ता में वापसी की जाए। बिल्कुल नवीन, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, तैयारी काफी तेज देखी जा रही है। यहाँ बैठक हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रणनीति भी बनाई जा रही है। पहले वायरल ऑडियो और वीडियो हमने देखा कि किस तरह से उसको लेकर के काफी विरोध किया गया और अब चूड़ी भेंट करने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। दीपक, हमने इंदौर से ही खबर दिखाई है कि किस तरह से लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत चूड़ी भेंट करने का प्रोग्राम बनाया गया है। 22 बागी विधायकों को चूड़ी भेंट की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक तरफ राजधानी भोपाल में दोनों ही प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है, प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यहां पर इंदौर से एक तरीके से कहा जाए कि बैकबोन की तरह यहां पर जो बागी विधायक हैं उनको घेरने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। और ये उन जो 22 बागी विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ पकड़ा था और उसके बाद कमलनाथ सरकार गई थी, तो इन सभी बागी विधायकों को घेरने के लिए अब उनके घर घर तक चूड़ियां भेजी जा रही हैं और आगामी 2 दिनों के बाद झांसी की रानी का जो बलिदान दिवस है उसको भी पूरी तरीके से कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। और 1857 में जिस तरीके से सिंधिया परिवार की तरफ से धोखा दिया गया था, जो बातें कही जाती रही हैं, उसको यहाँ पर अपना प्रमुख हथियार बनाकर कांग्रेस इस बातों को लोगों के बीच में पहुँचाना चाहती है कि 1857 से लेकर 2019 तक कुछ नहीं बदला और अभी भी किस तरीके से लोकतंत्र को धोखा दिया जाता है। इस तरह के मैसेज यहाँ पर शुरू किए जा रहे हैं। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भीड़ लगाकर प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम लगातार देख ही रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। वहीं साथ ही साथ इस तरह के अभियान भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि जनता के बीच में दीपक अलग अलग नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आ रहे हैं तमाम तरह की पॉलिटिक्स करने के लिए। वायरल ऑडियो वीडियो के बाद अब चूड़ी पॉलिटिक्स भी सामने आई है। नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर इंदौर से बता दें। हनी ट्रैप मामले में जमानत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा सोनी की जमानत निरस्त कर दी गई है। जिला कोर्ट ने प्रस्ताव दिया था और बाद में उनके तरफ से ही निरस्त करने का भी प्रस्ताव दिया गया था और इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है जिला कोर्ट की तरफ से। तो हनी ट्रैप के आरोपियों को एक बड़ा झटका लगा है। लगातार IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और खबर का असर हुआ है। जमानत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।
चलिए, दीपक यादव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, हनी ट्रैप के आरोपियों को एक तगड़ा झटका लगा है, जमानत प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कोरोना के तहत जो गाइडलाइन है और जेल में जो ओवर क्राउडिंग कम करने को लेकर गाइडलाइन बनाई गई थी, उसके तहत इंदौर जिला जेल ने 100 लोगों के प्रस्ताव भेजे थे जिन्हें कि 120 दिन के लिए पेरोल दी जाए। लेकिन इस जो 100 लोगों के नाम थे उसमें 2 प्रमुख नाम थे जो दोनों के आरोपी थे हनी ट्रैप की, जिसमें कि श्वेतापति स्वप्निल जैन और बरखा सोनी, दोनों जबकि क्राइटेरिया में नहीं आते थे, उसके बावजूद भी उनकी जमानत का प्रस्ताव भेजा गया था। और इस बात को हमने काफ़ी प्रमुखता से उठाया था, जिसको लेकर शनिवार को जो जमानत प्रस्ताव भेजा गया था उसे निरस्त करने के लिए कोर्ट में एक आवेदन भी दाखिल किया गया था। और आज चूंकि आज सोमवार था और सोमवार को जब पूरे मामले की सुनवाई की गई तो इसने कोर्ट ने सिरे से इस जमानत प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, क्योंकि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के मामले दर्ज हैं और जिसमें कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इस लिहाज से दोनों ही आरोपी इस जमानत के पात्र के क्राइटेरिया में नहीं आती हैं और इसी वजह से यहाँ पर जिला जेल का जो प्रस्ताव भेजा गया था जमानत याचिका का, उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। निश्चित तौर पर हम लगातार इस बात को प्रमुख तौर पर उठाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोनों आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसमें एक जेल प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई थी, जो कि आज कोर्ट में सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल दीपक, IBC 24 ने भी कुछ यही सवाल उठाए थे कि आखिर इतनी गंभीर अपराध के आरोपियों पर मेहरबानी क्यों की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी के लिए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई के विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनके परिवार में से पिता, बड़ी बहन और चचेरे भाई के अलावा कुछ बॉलीवुड स्टार शामिल हुए। इस बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत का चौंकाने वाला बयान सोशल मीडिया पर आया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि सुशांत का मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। उन्होंने कहा कि जो बंदा इंजीनियरिंग में रैंक होल्डर हो, उसका दिमाग भला कैसे कमजोर हो सकता है। उनकी कुछ पिछली फिल्मों के बारे में उन्होंने लिखा है और उनका कोई गॉडफादर नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनका कोई गॉडफादर नहीं है उन्हें इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। कंगना ने कहा कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि ऐसा करने के लिए उनके दिमाग में तरह तरह की चीजें भरी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुशांत के काम को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्म की है, लेकिन घटिया फिल्मों को सारे अवार्ड्स दे दिए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।